हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है तो बताइए कि क्या कौन सा रिलेशन सही होगा। तो रिलेशन देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसी तरह से रिलेशन पूछेगा या तो फिर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा दोस्तों। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो एकदम 100% रहेगा ही रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में बैठा लेना है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के दोस्तों 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम जब दर्पण के सामने अपना बाल झाड़ते हैं, फेस वगैरह क्लीन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं अपने दर्पण के सामने, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब मेरा हमेशा काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब पीछे की दृश्य को देखना है तो उसे किस तरह का दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है, उपयोग कर किया जाता है गाड़ी में, वो बोल रहा है। तो पीछे का देखना है हमें, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा दूर के वस्तुओं को अच्छी तरह से दिखाता है, छोटा करके दिखाता है और एकदम पूरा क्लियर दिखाता है कि नहीं, तो इसलिए उत्तल दर्पण लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोल रहा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब उसमें मिलावट नहीं होता है, उसका उपयोगहीन होता है। तो जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है और मिट्टी का दोस्तों मिट्टी का नहीं होता है। तो मिट्टी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि नहीं का बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कि कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। ठीक है, जैसे हम लोग दर्पण की बात करते हैं, हमारा दर्पण जो बनाता है प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, यानी कि हम जब खड़े रहते हैं तो उसका खड़ा दिखाता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी कि हमारा माथा ऊपर तो पैर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं बनाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोल रहा है कि एफ, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है R/2 होता है। तो ये आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर एफ में क्या करेंगे, एफ की जगह पर 12 रख करके हम लोग पूरा करेंगे, 12 दूना 24, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की जगह पर क्या निकलेगा, आर बराबर 24 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके निकाल लेना है आपको। तो 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप को अगर आगे तरफ देखने के लिए, तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। उत्तल लेंस के सामने, तो उत्तल लेंस के सामने हमेशा आभासी सीधा नहीं होता है, वास्तविक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, वास्तविक और सीधा बनता है अवतल लेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि डायोप्टर जो है उस किसका मात्रक है। फोकस का है, आवर्धन का है, लेंस की शक्ति का है और विभेदन क्षमता का है। तो लेंस की जो शक्ति है उसकी क्षमता को बतलाता है डायोप्टर से, मात्रक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं यहाँ पर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन 12 पूछा रहा है, लेंस की क्षमता से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होता है फोकसांतर निकालना है ना, तो P बराबर होता है 1/f होता है, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, F बराबर 1/p। तो P दिया वहाँ पर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5। अब ये मीटर में है तो वो सेंटीमीटर में आंसर है, तो 100 से गुना कर दो तो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख में जो हमारा रंगीन रंगीन भाग दिखता है उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है।
किस जगह पर बनता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले का क्या ऑप्शन है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कि दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर लगा हुआ है, ओके इसमें टूट गया, सोडियम कार्बोनेट में हो गया, प्लस में H2O प्लस CO2, यहाँ पर तो टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला कि कौन सा इसमें रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, मतलब बैलेंस है। तो देखना है कि दोनों तरफ से हमारे परमाणु संख्या मिला देना है, अगर मिल गया तो बैलेंस है, नहीं मिला तो अनबैलेंस है। देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो पहले नंबर में गलत हो गया। यहाँ पर एल्युमिनियम 4 है, यहाँ एल्युमिनियम 4 है, ठीक है ये सही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 6 है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर 2Cu मतलब कॉपर 2 ठो है, ऑक्सीजन भी 2 ठो है, और एक यहाँ से एकाक है, तो गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है डी, देखते हैं सही है कि गलत है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ जिंक 1 है, जिंक 1 है, कॉपर भी 1 है, कॉपर भी 1 है, और सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। इस तरह से आपको देख करके अच्छे से मिलान कर लेना है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक संतुलित भी आ सकता है, तो संतुलित नहीं है, दोनों तरह से आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में से किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि उपचयन किसको बोलते हैं। उपचयन कहने का मतलब हो गया कि इधर कमी था, आगे बढ़ के इधर प्लस में हो गया, तो क्या हो गया? उपचयन हो गया। ये क्या हो गया? उपचयन का उस याद रखना, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। तो किस में प्लस हो रहा है? यहाँ पर कॉपर जो है वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर बढ़ गया, मतलब इसका उपचयन हो गया, ठीक है। बाद में बोल रहा है कि अपचयन, अपचयन उसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर था लेकिन इधर आके घट गया, तो हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन, मतलब घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर PbO में देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर घट गया, ये हो गया अपचयन। तो हो गया ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर बढ़ रहा है और PbO घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि विकृत गंधिता कौन से विक्रिया के कारण होता है? विकृत गंधिता उपचयन, अपचयन, विस्थापन और द्विविस्थापन यहाँ था, लेकिन डबल विस्थापन हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो विकृत गंधिता जो होता है विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी विक्रिया हो रही है? मतलब चूना में ऊष्मा निकल रही है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा छेपी, शोषी, अगर शोषण होता तो शोषी बोलते हैं, और छेपी हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, छेपी हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऊष्मा छेपी क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा छेपी बाहर निकल रहा है, तो छेपी हो गया, अगर घिसता तो शोषी हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए, पहले कॉपर लोहे की कील, मतलब कील Fe, चलिए लोहा हो गया, प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 यहाँ पर मिला हुआ है, दोनों मिल जाता है। अब जब रिएक्शन करता है तो CO को बाहर कर देता है, और ये Fe थोड़ा तगड़ा है, इसमें घुस जाता है, हो जाता है FeSO4, फिर सल्फेट बनाता है, प्लस में Cu बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, विस्थापन अभिक्रिया इसमें हो रही है। 20 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज ये सब नहीं है, लिटमस पत्र से आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। इसी से हम लोग जांच करते हैं, एसिडिक बेसिक सब जांच कर लेते हैं, कि नहीं। चलिए 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कोई किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होता है? कौन सा पदार्थ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर HCl, HNO3 ये सब क्या है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन C6H12O6 के जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है डालने पर, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब यहाँ 12 नंबर बोल रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण
का जल मौजूद है, मतलब वाटर किस में मौजूद है, तो यहाँ पर वाटर तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी वाटर का कोई मोलिकुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है CuSO4 है इंटू 5H2O। यहाँ पर जो 5 गुना H2O है, ये हमारा क्या पानी की मौजूदगी यहाँ बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा C सही हो जाएगा। चलिए 23, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 24 नंबर बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपना अम्लीय गुण क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जब उसमें जल उपस्थित नहीं है, जल की उपस्थिति में नहीं कर पाता है, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जल अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आयन उपस्थित होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें आयन उपस्थित नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आयन उपस्थित नहीं है, जब जल उसमें डालेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आयन टूटने लगेगा, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए चाहिए ना, तो यहाँ H+ अभी हमारे पास आयन उपलब्ध नहीं है, इसलिए टूट अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें उपस्थित होते नहीं होता है, तो होता तो टूट ही जाता, लेकिन उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए वह अपना गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 बोल रहा है कि ABCD पदार्थ है, उसका pH मान इतना इतना दिया हुआ है, 2, 7, 10, 14 है कि नहीं, तो इनमें से कौन सा अम्ल है। तो हम जानते हैं कि pH स्केल में देखा जाए तो बीच में 7 होता है, और इधर 7 से नीचे अम्लीय होता है, और क्षारीय होता है कौन, 7 से अधिक 14 तक, ठीक है। तो देखिए, अम्लीय बोल रहा है कि जो 7 से नीचे जो भी वैल्यू होगा वही हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ शो कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो pH मान देखिए इसका सभी क्या है, शुरू में 2 है, तो 2 किसका है, शुरू वाला का A का, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, वही अम्लीय प्रदर्शित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। 26 बोल रहा है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, थोड़ा बता दीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए तो सूरज का प्रकाश खिड़की से घुस रहा है, यहाँ पर चाइना डिश रखा हुआ है, और सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, ठीक है। तो चाइना डिश क्या करता है, इसको वियोजन अभिक्रिया के काम करता है, जब सनलाइट इसमें पड़ता है तो ये वियोजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोला कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है, पोषण में नहीं होती है, पोषण में तो बाहर नहीं निकलता है, श्वसन में भी बाहर नहीं निकलता है, उत्सर्जन में निकलता है बाहर मूत्र के रूप में, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से और पढ़ के जाना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से भी टपक जाता है पता नहीं चलता है, इससे जितने सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मिलेगा सबको अच्छी तरह से आपको याद रखनी है, थोड़ा तैयारी कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक में टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जब ऑक्सीजन गैस में यौगिक टूटने पर फलस्वरूप प्राप्त है, प्रकाश संश्लेषण होने पर ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो जल के टूटने पर तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, सपोषी, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभाजी पोषण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्राणी संभाजी पोषण। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो लार में पाया जाता है टाइलिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 30 का ए नंबर। 31 बोला कि 31 बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायु कुपिका और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 32 बोल रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो संवहन होता है जाइलम के द्वारा। क्या होता है, ज से याद रखना है, ज से जल, जैसे जाइलम, यानी कि जल खनिज वगैरह जो है कच्चा पदार्थ जाइलम ही करता है। जब खाना पक जाता है पौधों में तब उसको फ्लोएम इधर उधर भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल संवहन की बात कर रहा है, खनिज पदार्थ की और जल की, तो जाइलम हो जाएगा। और खाना का बोलता है तो फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है।
33 बोल रहा है कि किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। पोषण से हमारा अस्तित्व बनेगा नहीं, हमारा अस्तित्व आगे नहीं बढ़ेगा। श्वसन से भी हमारा अस्तित्व आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जनन से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ये प्रक्रिया ही है, नेचुरल प्रक्रिया है कि हमें जनसंख्या वगैरह आगे मतलब पीढ़ी बढ़ाने के लिए हमें जनन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। 34 बोल रहा है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर फिगर बुक से दिया गया है, तो आपको अच्छी तरह से बुक में जो फिगर है उसको भी ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि बुक में फिगर तो फालतू में दिया रहता है कि नहीं, उससे भी एक दो कम से कम 2 फिगर वाला तो क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है। तो 34 में बोल रहा है कि देखिए मुकुलन हो रहा है कि विखंडन हो रहा है कि द्विखंडन हो रहा है कि पुनरुद्भवन हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनरुद्भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके नीचे नाम लिखा हुआ है किताब में, तो आप वहाँ से भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, और बहुत बाकी और भी पिक्चर है उसको भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। निषेचन, परागकण, अंकुरन और संलयन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परागकण हो जाएगा। ठीक है, पुष्प में क्या होता है, परागकण ही होता है। ठीक है, चलिए 36 में बोला कि भ्रूण को माँ के गर्भ की किस भाग से पोषण मिलता है। प्लेसेंटा, डिम्बाइनी, ग्रीवा और अंडाशय। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेसेंटा से मिलता है। भ्रूण को जब माँ के गर्भ में रहता है, भ्रूण बच्चा रहता है, उसको खाना प्लेसेंटा से मिलता है, उसका पोषण आहार मिलता है। ठीक है, 37 बोला कि एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता होता है। एक जो उत्तम मतलब अच्छे कोटि की ऊर्जा की क्या खासियत है, क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह तेज से जलता हो। देखिए वह जरूर नहीं कि उत्तम कोटि के में तेज से जल जाता है जलेगा, उसी को उत्तम कोटि बोल सकते हैं। उसमें स्वयं आग लग जाए, अरे बाप रे बाप, अगर स्वयं में आग लग जाएगा तब तो हल्का मच जाएगा, है कि नहीं। कभी भी आग पकड़ लेगा, कहीं भी पकड़ लेगा तो दिक्कत है। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, ये तो सही बात है, क्योंकि जितना उसकी क्षमता अगर उससे द्रव्यमान की मात्रा में उसको अधिक वह कार्य करने लगेगा, अपने से ज़्यादा अपेक्षा अगर मतलब काम करेगा, तो वही हमारा उत्तम स्रोत हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38 में बोला कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा पवन ऊर्जा का उपयोग करना है। तो 39 बोला कि निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा का स्रोत है, मतलब खत्म होने का ऊर्जा स्रोत, जो जिसका उपयोग करते जाएंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा, जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगा, है कि नहीं। चलिए ये तो सही है, रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोयला। दूसरा में कोयला, क्या है, कोयला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कोयला। ठीक है, ये हमारा क्या है, धीरे धीरे जितना आप उपयोग करते जाएगा उतना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाकी सब नाभिक ऊर्जा, ये सब जवारी ऊर्जा, ये सब नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक और परागकण। तो पराग कोश में परागकण होते हैं दोस्तों। इस तरह से हम 40 क्वेश्चन का आज रिवीजन किए हैं, और भी रिवीजन कराते जाएंगे धीरे धीरे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है, मैं हूँ पुराना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।